हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस गणित में। दोस्तों आज आप लोग को 2019 में जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था कंपार्टमेंट में, उसका पूरा 50 प्रश्न लेकर आए हैं। और इस तरह का 2011 से अब तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो जाके चेकआउट प्लेलिस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे सभी एग्जाम का मिल जाएगा। और अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़े रहिएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और आप लोग को 50 प्रश्न बनाते हैं। चलिए पहला देखिए, प्रश्न है एक्स वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए कहा है क्या, एक्स अक्ष पे है और वाई से 5 इकाई दाईं ओर है। जैसे देखिए ये हुआ एक्स अक्ष, समझ गए, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, और ये हुआ वाई अक्ष। ठीक है, तो वाई अक्ष के दाईं ओर है, दाईं ओर जैसे 1 2 3 4 5 पॉइंट पे है और ये एक्स अक्ष पे ही है, तो यानी कि P यहीं पे है 5 पे। तो जब P 5 पे है तो पहले ही जानते हैं निर्देशांक में क्या होता है, पहला x दूसरा y, ये रहता है निर्देशांक में। तो पहले इसमें आएगा एक्स अक्ष यानी 5। अब चूंकि x अक्ष पे है इसलिए y इसमें क्या आएगा, y 0 होगा। तो P का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 5 और 0। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासा फेंकेंगे, पासा में कितना 1 से 6 तक रहता है, यानी कुल परिणाम हो जाएगा 6। और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कहा तो 1 से 6 में कौन कौन अभाज्य संख्या होता है, 1 2 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या। टोटल कितना है, 3 अभाज्य संख्या। और कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम 1 से लेकर 6। तो प्रायिकता हो जाएगा 3 बटा कुल 6, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है एक वृत्त जिसके केंद्र O है पर एक बाह्य बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB एक दूसरे को 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण POA बराबर है। तो देखिए इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं तो इजी समझ में आ जाएगा। जैसे एक ये वृत्त है और एक बाह्य बिंदु में कोई P बिंदु है बाह्य में, और इससे स्पर्श रेखा खींचा गया। तो एक वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बाह्य बिंदु से। तो ये हो गया A और ये हो गया B, बीच में यहाँ रख देते हैं केंद्र। तो अब इसको हम इस तरह मिला देते हैं, ध्यान समझिएगा, ये केंद्र O है। अब दोनों जो झुका हुआ है वो 80 डिग्री पे कोण पर झुका हुआ है। कह दिया है कि कोण POA यानी POA पूछा है और ये PA और PB 80 पे झुका है। तो POA पूछा है। एक चीज पहले आप समझिए कि आप लोग पढ़े होंगे कि ये चतुर्भुज बन जाता है, चतुर्भुज बन गया तो, और एक ही पढ़े होंगे कि समांतर ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो है ये इसके बीच में 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा और ये 90 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे। अब ये उसके बाद 90 180 हो गया। और चतुर्भुज में चारों कोण 360 डिग्री होता है। ध्यान समझिएगा क्या हम समझाना चाह रहे हैं। चतुर्भुज का चारों, चतुर्भुज बन गया है तो चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल 360 होता है। ये दोनों 90 मिलकर 180 हो गया, तो बाकी बचा 180, तो ये दोनों मिलकर 180 होगा। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों कोण मिलकर 180 होगा। अगर यहाँ 80 है तो यहाँ 100 होगा, समझ गए, ये 100 होगा। अगर यहाँ 100 होता तो यहाँ 80 होता। अब ये देखिए POA, इस तरह एक और कोण यहाँ पे इसको मिला दिया इस तरह। तो POA यानी इस कोण के बारे में पूछा क्या होगा, ये दोनों मिलके 100 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50-50 डिवाइड हो जाएगा, समझिए, तो ये हो जाएगा 50। तो कोण POA 50, ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए सेक थीटा का मान दिया हुआ है 25/7 और tan थीटा का पूछा है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो सेक का दिया हुआ है कितना 25/7, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 625/49 माइनस 1। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625, इसका से 19 आएगा 49। अब ये हो जाएगा 625 माइनस 49, अंडर रूट करेंगे बराबर हो जाएगा 576/49।
अब ये 576 का कितना बाहर आ जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये हो जाएगा 24 और 7 का 49 का क्या हो जाएगा 7, तो 24/7 इसका आंसर हुआ। ये तो हुआ फॉर्मूला के हिसाब से। एक लंबकन के हिसाब से बना सकते थे, लंबकन के हिसाब से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर पर मिला लीजिए कौन होगा, 24/7 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब चलिए आपको हम एक लंबकन जो पढ़े हुए होंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। तो सेक का होता है कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार बी। तो यहाँ से इसका लंब निकाल लेंगे, तो लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है 25, 25 का हो जाएगा 625 माइनस 7 का 49, तो ये आएगा 576, तो इसका निकल जाएगा 24। अब लंब निकल गया 24 और tan का क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए लंब निकाल लिए हैं 24 और आधार यहाँ 7 पहले से अवेलेबल है। समझ गए, दोनों में कोई विधि जो आसानी हो उस विधि से इसको निकाल लेना, प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा, 20 सेकंड का अंदर में ही बन जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा है, तो परिमेय संख्या क्या होता है जो p/q के रूप में लिखा है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है √5, तो √5 ये तो बाहर आएगा नहीं, इसका 2.326 इस तरह आता ही रहता है, तो ये तो कभी नहीं परिमेय होगा। उसके बाद जो भी रूट में नहीं निकलेगा वो सीधा परिमेय नहीं होता है, तो 2√3 ये भी अपरिमेय है और 4 - √5 ये भी अपरिमेय है। बचा √16, तो √16 देखिए इसका 4 × 4 होता है, एक बाहर आ जाएगा और इसको हम 4/1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही परिमेय संख्या है √16, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है x² + px - q, ये बहुपद दिया है और कहा है कि इसका जो शून्यक है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम है और पूछा है q का। तो देखिए जो पूछेगा ना उसके हिसाब से सवाल बनाएंगे। q पूछा यानी c है, देखिए ये a हो गया, a बराबर 1 हुआ, b बराबर p हो गया और c बराबर -q हो गया। तो अगर हमको q पूछा है यानी c का वैल्यू पूछा है तो c किस में आएगा, शून्यकों का गुणनफल में c बताया जाता है ना। अगर p पूछता तो योगफल का फॉर्म लगाते हैं, शून्यकों का योगफल -b/a। तो इस बार c पूछा कि यहाँ शून्य को गुणनफल लगाएंगे, और शून्य क्या कहा है एक दूसरा का व्युत्क्रम है। अगर एक शून्य हम मान लेंगे अल्फा है तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा c/a, c है -q, अब बटा में a है 1, तो 1 लिखिए नहीं लिखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए ये अल्फा और अल्फा कट ही जाएगा, तो 1 बराबर हो गया -q, तो माइनस इसमें इधर नहीं रहेगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो यानी q बराबर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो, हल्का भी अगर डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको लाइव में आके समझाएंगे। डेली लाइव आते थे 7:30 बजे, क्योंकि बच्चे का रिस्पांस बहुत कम था, अटेंडेंस कम होते थे, 10, 15, 20 बच्चे अटेंड होते थे, इसलिए लाइव करना बंद कर दिए। अगर आप लोग लाइव में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम फिर लाइव स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है 9, 10, 11, 9, फिर 10, 11, 11, 5, 6, 7, 11, 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या है जो सबसे अधिक बार आए, तो देख लीजिए सबसे अधिक कितना आया है, सबसे अधिक देखिए 11 है 4 बार, उसके बाद और कोई 4 बार नहीं है, उससे कम ही है, तो ये बहुलक हो जाएगा सीधा 11, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास का मान क्या होकर है, या व्यास का मान क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लेंगे और डबल कर देंगे, व्यास निकल जाएगा। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है पाई r² बराबर 154 का दिया हुआ है, पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, r² बराबर 154, क्रॉसिंग गुना करेंगे या ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो काट देंगे, जिसे ऊपर में 22 से कम 22 और 22 7 154 होता है, तो r² बराबर हो जाएगा 7 × 7, तो r बराबर क्या निकल गया 7, क्योंकि व्यास पूछा तो इसको क्या करेंगे सीधा डबल कर देंगे, तो व्यास हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 3√3x² + 10x +
√3 बराबर 0 का विवेचक पूछा है। तो विवेचक का फॉर्मूला, इसी को विवेचकर बोलते हैं या डी। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। समझ गए। तो ये समीकरण क्या दिया हुआ है, 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर होगा 3√3, b बराबर हो जाएगा 10 और c बराबर है √3। तो विवेचक पूछा है तो इसका फार्मूला आता है b² माइनस 4ac। विवेचक का ये फार्मूला होता है। चलिए b कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 4 गुना a है 3√3 और फिर c है √3। तो देखिए डबल √3 है, √3 गुना √3, ये एक बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से गुना करेंगे इसको, तो देखिए √3 गुना √3 3 होगा और फिर 3 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 और 9 गुना 4 36 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 36 बराबर क्या आ जाएगा 64। तो डी की वैल्यू कितना निकल गया 64। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5, तब पूछा है ये चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो इस तरह प्रश्न को आप लोग ऑप्शन से ही हल कर लीजिएगा, ऑप्शन से हल करने में बेनिफिट होगा। पहले एक समीकरण लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 12, अब रख के देख लेंगे। पहला ऑप्शन में दिया है x का मान 2 y का मान 3, तो x का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और y का मान 3 रखेंगे, 3 तिया 9, तो 9 4 13, यहाँ बराबर 12 है, तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा मिलाएंगे तो दूसरा में x का मान है 2 और y का मान कितना है 3, तो ये रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 और y है -3, तो -9 हो जाएगा, तो घट के फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ 12 है प्लस, तो बराबर होना चाहिए, मान रखने पर बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन बी कट हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर रखेंगे। देखिए ऑप्शन सी में है 3 x का मान और y का मान 2 है, तो 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6 6 6 12 हो गया, तो ऑप्शन सी मिल गया, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा अब डी कंफर्म कर लेते हैं, अगर डी मिल गया तो फिर दूसरा समीकरण देखना पड़ेगा, तो इसमें पहले डी देख लेते हैं। डी का कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और फिर ये आएगा माइनस है 3 दूनी 6, तो माइनस प्लस 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, उधर 12 है, तो ये भी डी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो इस तरह अगर बनाएंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। अभी लग रहा है कि इतना चेक करने में लगा, लेकिन खुद से बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा। और ऑप्शन का सहायता लिया कि कोई भी प्रश्न बनाना है ना तो एक नज़र पहले ऑप्शन को जरूर देख लेना है, उसके बाद कलम चलाना है, समझ गए। कभी भी बनाइए तो पहले एक नज़र ऑप्शन से देख लेना है। अच्छा कोई अगर इस तरह ऑप्शन से नहीं समझ में आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो विस्थापन विधि या विलुप्त विधि या प्रतिस्थापन विधि जो विधि बनाए होंगे, समझे, उसके हिसाब से बनाना है। तो चलिए विलोपन विधि से बना देंगे तो भी बन जाएगा, तो लेकिन उसमें टाइम लगेगा, समझ गए। 2x प्लस 3y बराबर 12, चलिए जिनको आता है वो थोड़ा स्किप कर लीजिए और हम विलोपन विधि से इसको भी हल करके दिखा देते हैं। अगला है 3x माइनस 2y बराबर 5। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, एक बराबर करना पड़ेगा किसी को, चाहे x को बराबर करेंगे या y को बराबर करेंगे। अब प्लस माइनस है तो समीकरण जोड़ने पर लिखेंगे तो हम y को बराबर कर देते हैं। y बराबर करने के लिए दोनों का लॉस निकाला जाएगा, तो लॉस कितना आ रहा है 6, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना करेंगे। तो समीकरण एक को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 24। इसको 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9x माइनस 6y बराबर 15। अब जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 13x बराबर 39, कट जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू निकल गया 3। अब x की वैल्यू 3 2 में है ना, सी में भी है और डी में भी है, तो हम फिर अगला y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों फिर निकालना पड़ेगा। नहीं अगर एक ही में रहता है x तो फिर हल नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। अगर d में x की जगह अगर 4 रहता, यहाँ 3 है ना, x d में 3, ये 3 के जगह अगर यहाँ पर 4 रहता तो ऑप्शन सी करेक्ट यहीं पर कर लेते। चलिए अब इसको मान रख के निकाल लेंगे, x को 3 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 उधर जाएगा तो 12 में 6 जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ निकल जाएगा। चलिए इसको भी मान रख ही देते हैं। 2 गुना 3 प्लस 3y बराबर 12,
तो 3y बराबर 12 और ये 6 उधर जाके घट जाएगा, तो y बराबर हो गया 6/3 बराबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर 45 पूछा है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और फिर माइनस कॉस 45 का भी होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 होता है, और इसका स्क्वायर करेंगे फिर आ जाएगा 1/2, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0। बात समझे, सेम घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD/DB बराबर 5/3, तब AE/AC का मान क्या होगा। समझिए, अच्छा समझा रहे हैं एकदम, एक बार समझ जाइएगा। जैसे ये एक त्रिभुज हुआ और ABC और DE समानांतर है BC का, ये समांतर बोला है। एक चीज समझिए, इसमें क्या होता है कि अगर BC समानांतर है DE का, तब इसका ये समान अनुपात में रेशियो में काटेगा, समझ गए, बटेगा। तो जैसे पूछा है पहले क्या AE/AC ना, देखिए पहले क्या पूछा है AE/AC। अच्छा AD दिया है 5 और AD 5 है और DB 3 है, AD/DB 3 है। तो अब क्या होगा, इसको जब बनाएंगे तो समान रेशियो में वही हिसाब से ही बनाएंगे। जैसे AE/AC तो किसके बराबर होगा, यहां से देखेंगे AD अब बटा AB। जिस तरह ये लिखे AE अब बटा फिर AC, तो यहां भी उसी तरह चलेंगे AD अब बटा AB। तो अब AD का दिया हुआ है 5 और AB, तो AB देखिए 5 और 3 8, तो यही आंसर आ गया 5/8। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा, 5/8। बात समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा कैसे सवाल दिया हुआ है। सवाल कहा है कि 2 साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पर 2 गुना में है, और यहाँ क्या है, ये पूरे का 2 गुना है। इसका मतलब समझिए ये एक है और यहाँ पे गुना है, ये समझना पड़ेगा पहले। तो ये दिया हुआ है बराबर √3, समझ गए। तो अब ये गुना में है तो 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर √3/2। अब समझिए √3/2 साइन में किसका मान होता है, तो साइन में 60 का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको साइन 2 थीटा बराबर साइन 60। तो 2 थीटा किसके बराबर हो गया 60 का, तो 2 थीटा जो है 60 के बराबर हो गया, तो थीटा बराबर 30 ना हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र पढ़े होंगे। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला। अच्छा x2 क्या है और x1 क्या है वो समझिए। यहाँ है -5 और 7 और दूसरा है निर्देशांक -1 और 3, -1 और 3। तो देखिए निर्देशांक में क्या होता है, पहला x रहता है दूसरा y रहता है। तो ये x, अब x इसमें भी है, तो इसको मान लेंगे x1, तो इसको x2 मान लेंगे। ये y1 रहेगा तो ये y2 हो जाएगा, किसी को भी मान सकते हैं, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए x2 किसी को मान लेंगे, चलिए इसी को 2 मान लेते हैं, 2 नंबर इधर 1 है 2 है, तो इसको मान लेते हैं x2। तो यहाँ क्या लिखेंगे -1 और फिर ये माइनस, अभी अब x1 लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 लिखेंगे 3 और -7 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 5 में से 1 जाएगा तो 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस, अब 3 में से 7 जाएगा -4 आएगा, और -4 का भी स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। तो ये जाएगा √32। अब 32 का बाहर आ जाएगा, इसको 32 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। देखिए इतना पूरा लिखना पड़ता है समझने के लिए, बाकी एग्जाम में बनाइएगा ना तो 1 2 लाइन कट करते हुआ चलिएगा। ये पूरा बना रहे हैं ताकि समझ जाइए, इसलिए। तो जोड़ा में 1 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं
3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न में जब भी समरूप रहेगा तो अगर भुजा दिया है और क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देंगे, और अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, भुजा या परिमाप पूछेगा या ऊंचाई पूछेगा तो रूट कर देंगे। अभी क्या है, भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हो जाएगा 3:5 भुजा है तो इसका क्षेत्रफल है तो स्क्वायर खाली कर देंगे, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9:5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 9 और अनुपात 25, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। अब यहीं पे अगर सेम इसका विपरीत चलते हैं, अगर लिख देगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:36 है, तब पूछता है इसका परिमाप का अनुपात क्या होगा। तब परिमाप में भी सेम वही, इसका क्या करते हैं, भुजा निकालने के लिए रूट करना पड़ता है, तो परिमाप या ऊंचाई निकालने के लिए भी रूट लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 6। आगे अगर कभी प्रश्न रहेगा तो इसको इस तरह यूज कर लेंगे, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखा है तब समीकरण युग्म होगा। तो वो रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, देखिए आलेख क्या है, समांतर है, यानी कि इस तरह जा रहा है आलेख, तो ये समांतर जब जा रहा है तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी में कहता है अगर प्रतिच्छेदी है, समझ गए, प्रतिच्छेदी है तो ये अद्वितीय होगा, यानी इसका एक हल होगा। और तीसरा होगा अगर ये संपाती है, यानी एक रेखा दूसरा रेखा उसी पर रहेगा तो वो संपाती हो जाता है, आश्रित हो जाता है, तो आश्रित जब रहेगा तो अनेक हल होगा, तो ये भी साथ में याद रखना है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सभी वृत्त है सर्वांगसम समरूप और समरूप इनमें से कोई नहीं। तो जितना भी वृत्त है वो क्या होता है, एक समरूप होता है। जैसे एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त ले लीजिए और एक 8 सेंटीमीटर का वृत्त ले लीजिए, ये समरूप कहलाएगा। और सर्वांगसम किसको बोलते हैं, सर्वांगसम कहते हैं सेम त्रिज्या का जब रहेगा तब। जैसे मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और फिर दूसरा भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तब वो एक दूसरा को ढक लेगा, समझ गए, एक दूसरा को ढक लेगा, तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम, मानी सभी पार्ट अंग बराबर, तो वो होता है सर्वांगसम। और ये आकार में बराबर होगा, समझ गए, लेकिन एक दूसरा को ढकेगा नहीं, तो ये समरूप हो जाएगा। ओके, तो सभी वृत्त क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिभुज ABC जिसमें शीर्ष A -1 0 B है 5 2 और C 8 2 है, तो केंद्रक का निशान क्या होगा। तो त्रिभुज में केंद्रक का निशान का फॉर्मूला होता है, केंद्रक x y बराबर, तो x के लिए क्या आएगा, देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होगा ना, त्रिभुज में 3 शीर्ष होगा A B और C, तो 3 शीर्ष जब होगा तो एक का x1 माने कि एक का x2 एक x3 होगा, तो यहाँ केंद्रक में लिखेंगे x के लिए लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y के लिए लिखेंगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। चलिए एक को निकाल के चेक करेंगे, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तब दूसरा निकालेंगे। चलिए पहले निकालते हैं, x1 -1 प्लस 5 और प्लस में क्या है 8 और बटा में 3, तो 8 5 13 में से एक जाएगा 12, 12 को 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू निकल गया 4, और ऑप्शन एक ही में है 4, इसलिए अगला निकालना जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, समझ गए। अब आगे बाय निकालना है तो निकाल सकते हैं। चलिए 0 प्लस 2 प्लस 2 बटा 3, तो ये कितना हो जाएगा, बाय के लिए कुछ -2 यहाँ पर होगा, ये -2 होगा, तो ये देखिए 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0 बटा 3 यानी कि 0, तो क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है, थोड़ा बाई जो है एक -2 रहेगा, समझ गए, तो इसलिए आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एवं AD बटा DB 3/5, यदि AE बराबर 1.8 सेंटीमीटर हो तो AC किसके बराबर होगा। देखिए एक त्रिभुज है, इससे पहले भी इस तरह का प्रश्न बनाए थे और अभी थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, तो इसलिए समझ लीजिए, यहाँ पे A B और C और ये BD जो है DE जो है BC का समांतर है, ये कहा हुआ है। तो अब दिया हुआ क्या चाहिए, AD बटा DB दिया है 3/5, इस बार यहाँ 3 है और यहाँ पे 5 है, और AE दिया है 1.8, तो पूछा है AC क्या होगा, यानी पूरा कितना होगा। तो इसके निकालने के लिए क्या करेंगे,
फॉर्मूला बोले थे कि जब ये समांतर रहेगा BC समानांतर डी का, जब इस मिलेगा तब ये समान रेशियो में बांटेंगे, समझ गए। जैसे AD अब बटा करेंगे DB, तो इधर लिखेंगे AE बटा EC, इसको जैसे इधर से लिखेंगे वैसे इधर लिखना है। जैसे इधर अगर लिख देंगे AB अब बटा AD करेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो AC बटा AE, समझ गए। जिस तरह जाना है लेकिन सेम दोनों तरफ करना है। तो चलिए इस बार निकालना है AC का, तो यहाँ पे लिखेंगे AE बटा AC निकालना है तो AC बटा कर देते हैं। तब यहाँ लिखेंगे AD अब बटा में फिर AB। चलिए AE का मान दिया हुआ है 1.8 बटा AC पूछ रहा है बराबर AD दिया है 3 और AB दोनों जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, यहाँ लिख देंगे 8, समझ गए। तो अब इसको काट देंगे, तो ये काटेंगे तो देखिए ये 1.8 है तो ये 0.6 बार में कट जाएगा। तो क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 8 छक 48 4.8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C राइट होगा। किसी बच्चे को अगर दशमलव का गुना, ठीक ना, शॉर्ट में गुना भाग वर्गमूल ये सब निकालने में अगर दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कीजिए, उसके लिए फिर अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें शॉर्ट यूज करना रहेगा, समझ गए। गुना भाग घटा जोड़ सब शॉर्ट में। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 2 sin स्क्वायर A माइनस 1 बराबर 0 तो A का मान क्या होगा। 2 sin स्क्वायर A माइनस 1 बराबर 0 है, तो ये 2 sin स्क्वायर A बराबर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद sin स्क्वायर A बराबर 1/2 हो जाएगा, ये गुना होता है इधर। अब देखिए 1/2 यहाँ स्क्वायर है ना इधर, तो स्क्वायर अगर बराबर कुछ आ जाएगा तो रूट कर देगा, तो ये हो जाएगा sin A बराबर रूट अंडर 1/2। तो एक तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आता है, तो 2 बाहर नहीं आता। 1/√2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 45 का मान होता है, तो इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर A इसका राइट हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए एक वृत्त जो है दूसरा का 16 गुना है, यानी कि ये वृत्त अगर 16 है तो ये वृत्त कितना है 1 है, तब तो 16 गुना हुआ ना। तो इसका त्रिज्या का अनुपात पूछा, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा। सीधा इस तरह का प्रश्न क्या बोले थे, रूट कर देना है तो निकल जाएगा, समझ गए। तो इसका रूट कर देंगे और इसका भी रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये 1, तो 4 अनुपात 1 आ जाएगा। जिस तरह समरूप त्रिभुज सिखाए थे तो सेम उसी तरह वृत्त में भी लिखेंगे। अगर वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और अगर त्रिज्या का पूछेगा तो रूट कर देंगे, और अगर त्रिज्या दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो फिर स्क्वायर कर देंगे। अभी क्षेत्रफल दिया था, त्रिज्या पूछा, इसको रूट कर देंगे। अच्छा परिधि भी कहता तो भी रूट ही करते, अगर परिधि दिया है क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर ही करते, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचा है और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। समझिए, एक 13 सेंटीमीटर खंबा है और एक 7 सेंटीमीटर खंबा है, समझ गए। तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इस दोनों के बीच का दूरी कहाँ है, 8 सेंटीमीटर है। अब ये जो खंबा है, तो अब समझिए यहाँ से ये 7 है, अगर हम इसको मिला देंगे इस तरह, अगर इसको मिला देंगे तो ये 7 है तो यहाँ भी तो 7 ही होगा ना। अच्छा ये जब 8 है तो ये भी 8 होगा। यहाँ तक में जिसको डाउट नहीं है वो बच्चे इस प्रश्न को हल कर लेंगे, और नहीं तो फिर दिक्कत है। तो ये 8 है, अब ये 8 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था 13 और इतना 7 है, तो ऊपर कितना 6 बचेगा, तो इसको हम ये 6 मान लेंगे। 6 और 7 टोटल 13 मिल गया, तो ये हो गया 6, ये 8। अच्छा यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, क्यों, क्योंकि ये सीधा ऐसे आएगा, ये सीधा है तो ये 90 बनाएगा। तो अब ये 90 बना रहा है, तो इसको अगर हम मिला देंगे इस तरह तो ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बन जाएगा। तब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज जब बन गया तो इसका ये पूछा दोनों सिरे का, इसमें सिरा यहाँ था और ये सिरा यहाँ है, तो इस सिरे का पूछा है दूरी कितना है, तो इसका अनुमानित हुआ कर्ण निकाल रहा है। तो कर्ण के लिए क्या लिखेंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब हो जाएगा 36 और 8 का स्क्वायर 64 बराबर 100, 100 को लिख देंगे 10।
समझ गए? तो 10, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ये सब जब प्रैक्टिस अभी बनाने में इतना समझा रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से जब एग्जाम में बनाइएगा ना, तो एग्जाम में बनाइएगा ना, तो ये प्रैक्टिस किया रहेगा ना, तो तुरंत बन जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, हम 200 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 200 प्राकृत संख्या का है योगफल। तो फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है। n क्या होगा? अंतिम जहां तक की संख्या का, यानी कि 200 का तो 1 से लेके 200 संख्या हो गया, तो n का वैल्यू 200 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 200 गुना 200 में 1 जोड़ेंगे 201 अब बटा 2 कट जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको गुना जब करेंगे तो जीरो वाला गुना, तो कैसे करेंगे? 0 2 है तो 2 को 0 हटा देंगे, बाकी बचा 1 और 201 को 1 से गुना करेंगे तो फिर आ जाएगा 201। तो यही आंसर आ जाएगा 20,100। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद क्या होगा? देखिए समांतर श्रेणी दिया है 5 8 11 14 डॉट डॉट डॉट, इसका 10वां पद पूछा है, तो T10 पूछा है या A10 जो बोलिएगा। तो 10वां पद के लिए फॉर्मूला बता देंगे कि जब पद दिया रहेगा, समझ गए ना, तो वहां पर एक कम लिख सकते हैं। फॉर्मूला दो ढंग से होता है, चलिए समझाते हैं। ये हो जाएगा A बराबर 5 और D बराबर हो जाएगा 3 3 जोड़ रहा है तो D बराबर हो जाएगा 3 और n बोला है 10वां पद चाहिए हमको। तो जब 10वां पद लिखा रहे तो nवां पद का फॉर्मूला पहले होता है an या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे हिसाब से भी लगाएंगे तब भी बनेगा। जैसे 10वां पद पूछा है, 10वां पद पूछा है तो क्या लिखेंगे? एक जगह 5 लिखेंगे प्लस n है 10 में से 1 जाएगा 9, तो यहाँ सूत्र के हिसाब से लिखेंगे 10 माइनस 1 गुना 3 बराबर जाएगा 5 प्लस 9 गुना 3 बराबर 5 प्लस 27 बराबर 32। तो ये तो हुआ फॉर्मूला हिसाब से। अब अगर 10वां पद 12वां पद 20वां पद दिया रहे तो उसके लिए एक अलग से याद कर लीजिएगा तो आसानी होगा। इसमें क्या रखना है? जैसे A10 बराबर, तो लिखेंगे सीधा A प्लस 9D, एक कम कर देंगे D से, तो ये डायरेक्ट वही बात है, लेकिन अगर इस तरह याद रखेंगे ना तो फिर जल्दी बन जाएगा ना। ऐसे इसमें n माइनस 1 देखना पड़ता है, तो यहाँ सीधे जब n का वैल्यू 10 n दिया हुआ है तो सीधा उसको 9 एक कम करके D से गुना कर देंगे, जैसे यहाँ पर घटाने के बाद होगा। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, समझ गए? तो इसमें जब आसानी होगा तो 5 और प्लस ये 9 गुना D का वैल्यू 3 मालूम है, तो यह डायरेक्ट 27 लिख देंगे। ये भी नहीं लिखेंगे तो 27 और 5 32 कह देंगे, डायरेक्ट एकदम बन जाएगा तुरंत में। तब समझ गए? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा? तो फार्मूला याद किए होंगे, देखिए हम आप लोग को बताते हैं। एक फार्मूला होता है, 3 फार्मूला याद रखना है पूरा कोण में। एक पहला याद रखना है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, फिर तो उसी तरह कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा। एक याद रखना है टेन 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए, तो कॉट 90 माइनस ए टेन ए। तो अब बाकी बचा सेक और कॉसेक में, तो एक जगह लिखेंगे सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, या कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। पूछा है क्या? सेक 90 माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए, सेक 90 में कॉसेक ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसमें से 3 है तो 3 और अपने से बनाएंगे तो 6 हो जाएगा। पूरा कोण में 6 को रहता है, तो याद कर लीजिएगा। 7 प्लस 3 रूट 2 है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या भिन्न संख्या या पूर्णांक? देखिए 7 तो परिमेय संख्या है ना, प्लस 3 रूट 2 ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय में अलग अलग में कभी भी अगर योगफल कहे, गुणनफल कहे, भागफल कहे या अंतर कुछ भी कहेगा तो अपरिमेय ही होगा। समझ गए? एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा, समझ गए? एक अपरिमेय। तो अगर योगफल कहेगा या अंतर कहेगा या गुणनफल या भागफल, चारों में कुछ भी अलग अलग रहेगा, तब पहले अपरिमेय बाद में परिमेय, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। तो परिमेय और अपरिमेय अगर अलग अलग है तो इसका जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आएगा अपरिमेय ही। समझ गए ना? अपरिमेय आएगा। तो अब यहां से देखेंगे, अच्छा ये अपरिमेय कैसे हुआ? तो इसी फॉर्मूला से हुआ। ये 3 परिमेय था
और रूट 2 अपरिमेय था तो गुना के तो अपरिमेय आ गया, यानी टोटल अपरिमेय, फिर अब ये परिमेय, तो फिर परिमेय और अपरिमेय जो रहेंगे तो अपरिमेय ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है, यानी इसका हल नहीं होना चाहिए। चलिए 3x, इसको पहले लिख लेते हैं, 3x - 2y बराबर 5। अब जो ऑप्शन है सब रख के चेक करेंगे। ऑप्शन ए में है 2, तो 2x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 2 गुना 1/2 यानी 1, 6 में 1 जाएगा 5। तो पहला तो है, बोला जो नहीं है उसका पूछा है, तो पहला है ये है। दूसरा में देखेंगे 3 और 2 है, तो 3 दूनी 3 तिहाई 9, यहाँ 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 9 और में से 4 जाएगा तो 5, ये भी है, इसका हल है। अब 5 5 करके देखेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 15 में से 10 जाएगा तो 5, ये भी हल है, यानी तीनों हल है, तो निश्चित रूप से चौथा नहीं होगा। चलिए चौथा रख के चेक कर लेंगे। 2 रखेंगे तो 3 गुना 2 माइनस 2, बाइक वैल्यू 3 रखेंगे तो देखते हैं ये 5 के बराबर हो रहा है कि नहीं। ये 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर 5, यहाँ तो 0 आ रहा है ना, 0 बराबर 5, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर, यही पूछा है कौन हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हल नहीं है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि थीटा बराबर 60 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? देखिए थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो साइन 60 यानी साइन बोला ना, साइन थीटा यानी साइन 60 और प्लस कॉस 60 का मान पूछा है। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का होता है 1/2। इसका जब भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम आएगा 2, तो ये हो जाएगा √3 + 1, यही आंसर हो गया, √3 + 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कभी भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय पूछता या अपरिमेय भी पूछता तो भी अनंत होता। या अगला एक प्रश्न और भी रहता है इसमें, दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना अपरिमेय होगा, तब भी अनंत लिखेंगे। या दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय होगा, तब भी अनंत लिखेंगे। बात समझ गए? नहीं समझे होंगे तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। क्या हम बोले कि दो परिमेय संख्या रहेगा, उसके बीच में परिमेय या अपरिमेय पूछे तो अनंत होगा। अगर दो अपरिमेय रहेगा, बोल देगा दो अपरिमेय के बीच में परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे तो क्या होगा? अनंत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो माध्य, बहुलक, माध्यक। तो तीनों में बहुलक जो है, ये तो सिंपल है, बहुलक जो है आलेख द्वारा नहीं निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा? समझिए, चेंज करना इसमें पड़ेगा। साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री, तो पूरक कोण का फार्मूला याद होगा। तो इसमें क्या करेंगे, पूरक कोण में साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे या कॉस को साइन में करेंगे, एक किसी को चेंज करेंगे, दोनों नहीं चेंज करेंगे। कभी भी इस तरह का प्रश्न में एक को चेंज कर देना है। और वैसे भी अगर दोनों 90 हो गया ना तो एक ही होगा, समझ गए, बटा में कट जाएगा। तो चलिए इसको लिखेंगे, चलो ऊपर वाला चेंज कर देते हैं। तो साइन, अब 59 के बदला में क्या लिख सकते हैं? 59 के बदला हम 90 - 31 कर सकते हैं। तो अभी भी कुछ नहीं, 59 लिखे हैं, 90 - 31 59 हुआ है। और बटा में इसको अब चेंज नहीं करेंगे, ऊपर चेंज कर दिए तो नीचे को चेंज नहीं करेंगे, समझ गए, एक ही किसी को चेंज करेंगे। तो अब देखो साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर, यानी एक जगह 31 है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 31 डिग्री। अब बटा में नीचे में कॉस 31 डिग्री है ऑलरेडी। तो सेम चीज से कोई भी भाग देंगे तो उसका मान 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1, यानी कट गया तो 1 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 0.3 पेरेक्रिन का परिमेय रूप क्या होगा, लघुत्तम रूप क्या होगा, यानी कट के क्या होगा? तो इसको क्या बनाएंगे, कैसे वो देखिए। ये लिखेंगे 0.3 पेरेक्रिन, तो रेकरिंग हटेगा या 3 लिखेंगे, रेकरिंग के बदला में क्या लिख देंगे, 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9 लिख देंगे, तो 1/3 हो जाएगा कट के। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। चलिए अब आपको रेकरिंग से संबंधित कुछ और प्रश्न देते हैं। ये रेकरिंग वाला कैसे हटाया जाता है वो सीख लीजिए तो बहुत काम आ जाएगा। जैसे अभी आपको सवाल रहेगा, मान लीजिए 1.12 और यहाँ 1 2 पर रेकरिंग अगर रहेगा, मान लेते हैं सपोज दैट। तो देखिए समझिए कैसे इसको चेंज करते हैं।
और जिनको आता है वो स्किप करके आगे प्रश्न जा सकते हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं, थोड़ा सा मैथ में कमजोर है, वो अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में रहता है, इसलिए इसको हम फिर से अच्छा से रिवाइज करवा रहे हैं। तो ये हो जाएगा। इसको पहले क्या करेंगे, टोटल संख्या लिख देंगे जितना है, अब रेखनी में भूल जाएंगे सब चीज, तो ये पूरे दशमलव सब हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 112। टोटल संख्या लिख दिए 112। उसके बाद देखेंगे कितना पे रेकिंग नहीं है, दशमलव नहीं देखना, कितना पे रेकिंग नहीं है। तो 112 में यहाँ पे एक पे रेकिंग नहीं है, तो एक को माइनस कर देंगे। अब ऊपर का हो गया, अंश का काम खत्म। अब आएंगे नीचे हर में। हर में देखेंगे रेकरिंग कितना पे है, रेकरिंग दो पे है, तो 2 पे है तो 2 9 लिख देंगे, बस ये हो गया 111/99 कटेगा, इसको काट देंगे। एक हुआ ये तरीका। दूसरा तरीका एक और है, उसको समझिए। 1 दशमलव मान लीजिए 0 और 3 इस पे रेकरिंग अगर है, अब समझिए तो इसको कैसे बनाएंगे। अभी क्या बताए थे, टोटल पहले संख्या लिखेंगे, तो अभी सब भूल जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल संख्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 103। अब उसमें माइनस क्या करना है वो समझना है। माइनस करना है, देखिए 3 के बाद इधर पहले 10 है, दशमलव नहीं जोड़ेंगे, इसको सीधा 10 मानेंगे, तो ये 10 है, 10 माइनस करेंगे। अब बटा में, अब रेकरिंग तो एक ही पे है ना, तो रेकरिंग जितना रहेगा उतना ही 9 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद देखेंगे 2 अंक है, तो हमको 2 अंक चाहिए, तो एक यहाँ पर शून्य लिखेंगे। ये शून्य का बदलाव नहीं, यहाँ एक भी रहता तो यहाँ पर शून्य ही लिखते, समझ गए ना। ऐसा नहीं कि शून्य है तो शून्य लिख दिए, अगर यहाँ पर 1 मान लेंगे तो यहाँ 11 घटाएंगे। चलिए अब इसका हो जाएगा 93/90, फिर कट जाएगा, 3 से काट देना है, ये आपको समझाने के लिए बताए। अब आगे अगर कभी प्रश्न रहेगा तो बना सकते हैं, फिर भी डाउट हो तो बस कमेंट कीजिए, आपका पूरा क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है 2πr/h। इसमें क्या याद करना है, बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr/h, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि 2 कोणों का अंतर 30 है तब त्रिभुज का कोण होगा। तो ये ऑप्शन का यूज करेंगे, तो ऑप्शन का यूज करेंगे तो पहले क्या कहा है, 2 कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है, तो सभी ऑप्शन पर नजर डालेंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या है, 30 पहला कोण है, दूसरा 60 है ना, 30 और 60 90 हो गया, तीसरा कोण 90 है, तो ये तो पास कर गया। दूसरा हम देखेंगे यहाँ 45 45 90, ये भी ठीक है। 60 60 120 ये कट जाएगा, और 30 और 75 105 होता है, ये 75 के बराबर नहीं हुआ, तो 2 ऑप्शन कट गया। अब बचा एक ए और बी। ए बी में उसके बाद एक और कंडीशन लगाया है कि दोनों कोणों का बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 30 का। तो अगर बी में देखेंगे 45 और 45, अगर ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है 0, हमको चाहिए 30, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 30 और 60 है, दोनों का अंतर हो गया 30, आई दोनों का जोड़ रहे तो 90 इसके बराबर पूछ रहा है, समझ गए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बाकी और बी में क्या है, एक कंडीशन अप्लाई कर रहा है, एक को नहीं वो मान रहा है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहे या वक्र कहे, गोला का दोनों एक ही होता है, तो इसका होता है 4πr²। गोले का वक्र कहे संपूर्ण कहे 4πr² होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है 29 16 15 और 33। 29 16 15 और 33, देखिए अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका गुणनखंड जो है एक और स्वयं के अलावा और कोई नहीं हो, समझ गए। तो एक और स्वयं के अलावा और किसी से वो नहीं कटेगा, वही होता है अभाज्य संख्या। तो अब मिलाएंगे, 29 है जो 29 किसी का टेबल में नहीं आता है, एक और 29 खुद का छोड़ दीजिए, एक हटा दीजिए, बाकी 29 किसी में आता है, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। बाकी 16 इसका गुणनखंड 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है, 15 में 3 है 5 है, और एक और 15 तो छोड़ ही दीजिए, स्वयं और एक को हटा के बात करना है। 33 में एक और 33 हटा देंगे तो बचेगा फिर 3 और 11, समझ रहे हैं। तो ये सब भाज हो गया और ये अभाज्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 9 sec² a माइनस 9 tan² a बराबर है, तो फॉर्मूला ही होता है कि sec² a माइनस tan² a बराबर 1। तो अब यहाँ तो सवाल का है 9 का, तो इसमें कि देखिए समझिए 9 sec² a माइनस 9 tan² a, अब इसमें दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा sec² a
माइनस 10 स्क्वायर ए, समझ गए। तो यहाँ लिखेंगे 9, अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, तो ये जाएगा 9 एकम 9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दो घनों के आयतनों का में अनुपात है 1:8, तो उनकी कोरों का अनुपात क्या होगा। देखिए घन का आयतन दिया हुआ है अनुपात, अब उसका कोण मीन्स भुजा का पूछा है, तो जब आयतन से भुजा बोल रहा है तो आयतन में क्यूब होता है, तो भुजा को क्या करेंगे 3वां रूट निकालेंगे। इस तरह का प्रश्न में उधर पढ़े थे समरूप त्रिभुज में और फिर वृत्त में, उसी प्रकार इसमें निकालेंगे। तो 1:8 ये चूंकि आयतन है तो इसमें 3वां रूट निकालेंगे, समझ गए। तो 1 ही निकलेगा और 8 का 2 बाहर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब समझिए एक चीज इसी में, अभी कोर का पूछा, लेकिन कोर के जगह अगर क्षेत्रफल का पूछ देता, आप बताओ आयतन दिया रहता, आयतन जो है 1:8 में है। अब यहाँ भुजा नहीं पूछ के क्षेत्रफल का पूछता, समझे, वक्र क्षेत्रफल या संपूर्ण जो भी क्षेत्रफल पूछता, तब क्षेत्रफल के लिए क्या करते, सबसे पहले भुजा निकालते। तो भुजा होता है 1:2, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करते, तो ये हो जाता 1:4 होता। बात समझे। चलिए नहीं समझे तो जो प्रश्न है उसी को समझिए, नेक्स्ट कभी प्रश्न आएगा तो फिर डिटेल से बताएंगे, ओके। और नहीं तो जो बच्चे समझ गए वो कमेंट में लिखिए यस सर हम समझ गए थे। बिंदु 3, 4 और -3, 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का पूछा है, तो मध्य बिंदु के लिए फार्मूला होता है, मध्य बिंदु समझ गए x1 प्लस x2/2, ये x का निकल जाएगा, और y1 प्लस y2/2 करेंगे तो ये y का निकल जाएगा। तो एक को निकालते हैं, अपनी समझ में आ जाएगा। 3 - 3 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0/2, तो ये 0 हो जाएगा, तो x 0 होगा। अब 0 देखिए दो जगह है, ए में भी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में भी है 0 और ऑप्शन डी में भी है 0, तो अब अगला तब फिर निकालना पड़ेगा। चलिए अब उसको निकालेंगे, 4 + 8, तो 4 + 8/2, तो 12/2 यानी कि 6 किस में है, तो 6 ऑप्शन डी में है, समझ गए। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा बड़ा ये चैप्टर है, इसको अगर पूरा ताश का पत्ती अगर समझाएंगे तो एक क्लास पूरा लगेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा हाँ सर पूरा इसको एक क्लास में ख़त्म कीजिए, तो फिर जिन कमेंट अगर आया तो ज़रूर इसको हम हल कर देंगे। बाकी अब समझिए, इसका इक्का पूछा है तो हर पत्ता 4-4 होता है, इक्का दुगी तिग्गी जो भी हो, हर पत्ता 4-4 होता है। तो इक्का का सिर्फ कहा है, अच्छा कलर में फिर होता है, 2 कलर में रहता है, तो वो सब पूरा डिटेल बताएंगे तब, नहीं तो एक क्लास लग जाएगा इसी में, ऐसे ऑलरेडी बहुत टाइम लग गया है। तो अभी सिंपल समझिए, इक्का 4 होगा, हर पत्ता 4-4 होगा, तो इक्का पूछा है तो लिखेंगे 4, और कुल पत्ता होता है 52, तो यहाँ 52 नीचे में लिख देंगे, तो यही प्रायिकता हो जाएगा। एक काटेंगे इसको 13 बार में कट जाएगा, तो 1/13 हो जाएगा इसका इक्का होने की प्रायिकता, समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता जो है ना, प्रायिकता 0 होगा या 0 से बड़ा होगा प्रायिकता, समझ गए, लेकिन या तो 1 होगा या 1 से छोटा ही होगा प्रायिकता। प्रायिकता यानी कहने का मतलब हुआ कि 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 1 या 1 से छोटा। ऑप्शन मिलाएंगे, 0.8 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये तो हो जाएगा प्रायिकता। 2.5, अब 2.5 ढाई हुआ, 1 से ज्यादा हुआ, तो ये कभी प्रायिकता नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं वो समझिए, 80% में बच्चे बौखते हैं। 80% का मतलब क्या हुआ, 100 में 80, तो 100 में 80 तो 1 से कम ही हुआ ना, नहीं तो प्रतिशत को चेंज कर दीजिए। प्रतिशत चेंज करने का सीखे होंगे कि प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 आएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 8/10, फिर काटेंगे नहीं तो दशमलव बैठा देंगे, सीधा 0.8 आएगा, तो 0.8 आया, तो ये तो 1 से कम ही हुआ ना। देखिए 0.8 ऊपर में है, यहाँ 80% लिखा है, दोनों बात बराबर हुआ ना। उसके बाद है 5/6, तो 5/6 भी तो 1 से कम ही है ना, अंश छोटा हर बड़ा है तो वो 1 से छोटा होता है। ये दशमलव बनाएंगे ना तो 1 से कम ही आएगा, ओके। चलिए पूरा डिटेल समझा दिए। अगला प्रश्न देखिए,
दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन का अनुपात पूछा है। चलिए पहला त्रिज्या है तो पहला बेलन का निकालते हैं। पहला बेलन के लिए त्रिज्या कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना पहला का ऊंचाई कितना है? 5 और बटा में पहला का, अब फिर आएंगे दूसरा में, दूसरा का त्रिज्या कितना है? 3 है, तो 3 गुना 3 और गुना फिर ऊंचाई 3 है। नहीं समझे? जिसे त्रिज्या का अनुपात दिया था, यहाँ समझिए त्रिज्या का अनुपात दिया था कि 2:3, यानी पहला का त्रिज्या अगर 2 है तो दूसरा का त्रिज्या 3 है। और ऊंचाई में अनुपात दिया था 5:3। कहने का मतलब हुआ कि पहला का ऊंचाई 5 है तो दूसरा का ऊंचाई 3 है, तो उसी तरह लिखे। अब पाए दोनों नेगेटिव नहीं लिखे क्योंकि पाए जो है ऑलरेडी सेम ही रखेंगे अंक तो कट जाएगा। चलिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20/27। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 20:27। कॉट ए स्क्वायर बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कॉट ए स्क्वायर, स्क्वायर में किसके किससे रहता है? स्क्वायर में एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये स्क्वायर में। और इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो बाकी दो बचा, तो 2 बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉट थीटा का पूछा तो कॉट इधर चला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किधर आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिंदु -5 4 किस पद में है? चलिए इसको देखिए, ये समतल तल है और ये 4 जगह इसको बांट देंगे तो ये हो जाएगा x धनात्मक, इधर x ऋणात्मक, ऊपर में y धनात्मक, नीचे में y ऋणात्मक। समझ गए? तो यहाँ पर इधर 0 0 होता है मूल बिंदु, तो ये 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, ये आ जाएगा +1 2 3 और 4, ये आएगा -1 -2 -3, इस तरह रहेगा। और ये +1 2 3 4 है। तो दोनों प्लस नहीं, दोनों प्लस जब रहेगा तो इसमें आएगा पहला में। समझिए दोनों प्लस जब रहेगा, दोनों x और x y भी प्लस, x भी प्लस y भी प्लस, तो पहला में आएगा। अगर x रहेगा माइनस, देखिए इस पूरा लाइन में जो भी रहेगा x माइनस आएगा, तो x माइनस रहेगा और y अगर प्लस रहेगा तब ये दूसरा में जाएगा। तो पहले कहा है कि बिंदु -5 और 4 है, तो x माइनस है और y प्लस है। अगर दोनों माइनस रहेगा तो वो तीसरा में चला आएगा। समझ गए? और ये सेकंड है। और x रहेगा प्लस y माइनस, तो वो चौथा में चला आएगा। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय पद में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा का मान क्या होगा? चलिए बहुपद दिया है x² - 4x + 3 और पूछा है किसका? देखिए पूछा है 3 अल्फा + 3 बीटा। समझ गए? तो इसको पहले हल करके समझिए क्या पूछा। 3 अल्फा 3 बीटा का फॉर्मूला से नहीं निकाल पाइएगा। फॉर्मूला से निकालेंगे कब? जब 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा। अब ये हो गया शून्यकों का योगफल, तो आराम से निकल जाएगा। शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है -b/a। तो a बराबर कितना है? a बराबर 1 है, b बराबर है -4 और c बराबर कितना है? 3 है। तो इसका आप रख देंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो 3 गुना शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, अब b खुद माइनस में है, बटा 1, तो a है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और फिर माइनस प्लस न हो जाएगा। चलिए अच्छा समझाते हैं आपको। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ लिखेंगे माइनस और फिर यहाँ लिखेंगे -4 और बटा में 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बटा 1, 4 1 नहीं लिखेंगे नीचे में, तो ये लिख देंगे 3 गुना अल्फा + बीटा की जगह लिख देंगे 4, ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, बहुलक, माध्यक, मानक विचलन। तो ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, एक चैप्टर ही आपका 10th क्लास में है, तो ये मानक विचलन नहीं होगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3 के x + 4 = 0 के मूल समान है? देखिए मूल समान है
तब क्या होगा, डी जो है 0 के बराबर होगा, यानी डी का वैल्यू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होगा। चलिए आसान है, लिखते हैं 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ए बराबर हो गया 9, बी बराबर हो गया 3k और सी बराबर 4। क्योंकि सवाल में देखिए क्या कहा है, मूल समान है ना, मूल समान है तो मूल जब समान रहेगा तब इसका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होगा। मान रख देंगे, के का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। बी की जगह रखेंगे 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुना और ए रखेंगे 9, सी लिखेंगे 4 बराबर 0। ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 9k स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 16 नमा 144, समझ गए। तब इसको काटेंगे, 16 नमा 144 होता है, तो के बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16, ये बाहर आ जाएगा प्लस माइनस 4, समझ गए, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी एवं एडी बटा डीबी बराबर 3/5 और एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, तो एई क्या होगा। देखिए फिर चित्र के समझाते हैं। इस तरह 2 प्रश्न और बना चुके हैं और ये तीसरा प्रश्न है। तो देखिए ये ए बी सी है, लेकिन तीनों में अलग अलग टाइप था, इसलिए समझना है अच्छा से। ये डी और ई है, समांतर में है। तभी क्या बताए थे कि अगर ये समांतर रहेगा तो जिस तरह इसको बांटेंगे उसी तरह इसको भी बराबर के उधर लिखेंगे। दिया हुआ है एसी का मान और ए पूछा है, तो इसको हम इसी तरह बनाएंगे। चलिए ए डी बटा डी बी दिया हुआ है, ए डी 3 है और डी बी 5 है। और इस बार एसी का वैल्यू दिया हुआ है, एसी कितना दिया है 5:6 दिया है, और ए ई पूछा है, इसको पूछा है। तो सेम रखेंगे, जैसे लिख देंगे ए ई और बटा में कर देंगे ए सी, और यहाँ तब लिखेंगे ए डी और बटा में फिर ए बी। अब ऑटोमेटिक एक्स का निकल जाएगा। चलिए कैसे देखिए, ए ई बटा ए सी बराबर ए डी अब बटा, अब ए सी यहाँ रखे तो यहाँ पे ए बी रखना पड़ेगा। अब जिसका इसका मान दिया रख देंगे। ए ई पूछ रहा है तो इसको हम एक्स मानिए या ए ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ए ई पूछ ही रहा है ना। तो ये हो जाएगा ए ई, ए सी दिया हुआ है 5.6 बराबर ए डी यहाँ पे 3 लिखेंगे और ए बी दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 सत्ते 56, 7 आएगा, पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट पड़ जाएगा। क्रॉसिंग गुना करेंगे तो ए ई बराबर हो जाएगा 7 आई 21, अब 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2.1। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है यदि साइन थीटा बराबर √2 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर है √2, तो इसको हम बटा में 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। अब इसमें देखिए तो लंब ज़्यादा है कर्ण कम है, ये क्वेश्चन में ही कुछ त्रुटि है, समझ गए। इसको क्वेश्चन को सुधार के लिखना पड़ेगा, जैसे ये हो सकता है 1/2 हो, ये हो सकता है, समझ गए। तो चलिए इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, जिसमें कोण एसीडी बराबर 110 तथा कोण बीएसी बराबर 57 हो, तो कोण एबीसी का मान क्या होगा। एक सबसे पहले एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है और बीसी को डी तक बढ़ाया है, समझे, इसको डी तक बढ़ाया है। और एसीडी दिया है 110, ठीक है, यहाँ तक दिया है 110, बाह्य कोण हो गया बहिष्कोण। और बीएसी ये दिया है 57। तो पूछा है एबीसी का, यानी ये कोण पूछा है, ये तो सिंपल हो गया। देखिए ये जो है बहिष्कोण, ये दोनों अंतः कोण के योगफल के बराबर होता है, ये दोनों अंतः कोण हुआ, समझे, संगत अंतः कोण इसके बराबर होता है। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 110 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सीधा 110 में 57 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 110 माइनस 57 कर देंगे, ये 3 और ये 5, समझ गए। तो ये 53 डिग्री यहाँ पर होगा, 53 और 57 110। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एबीसी कोण का मान हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट हो जाएगा। चलिए आज का ये प्रश्न अब पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और साथ में लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।